विद चैप्टर। आज हम कोई चैप्टर नहीं करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 8 से 15 तक जितने भी लेसन हुए हैं हमारे, उसका अभ्यास करेंगे। तो उसका अभ्यास करने के लिए क्या करना होगा, हमें 8 से 15 तक के जो चैप्टर्स हैं वो सब रिवाइज करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दिया हुआ है हमारा अभ्यास कार्य, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा अभ्यास कार्य पाठ 8 से 15 तक का। ठीक है, तो पाठ 8 से 15 तक के अंदर जितना भी आपने अभी तक किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्यों दिया है ये जानने के लिए कि आपने पाठ 8 से 15 तक जितना भी किया, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, योजक भाषा, संबंध सूचक, आपको कितना समझ आया। ठीक है, तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से सारे पाठ दोहराएंगे और सबके आंसर लिखते जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं हमें, और सुझाव के अनुसार वाक्य बदल कर लिखना है, सही उत्तर चुनकर अक्षर खाने में लिखना है। इस तरह के बहुत सारे हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सबको करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी पाठ हमने किए हैं वो हमें दोहराने होंगे। ठीक है, तो उसको दोहराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा प्रश्न है पाठ 8 से 15 में पाठ 8 का प्रश्न। और पाठ 8 कौन सा था हमारा, बताइए। यस, क्रिया विशेषण। कौन सा था, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के अंदर क्या है मेन बात, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण है क्या, तो सभी बच्चे निकालेंगे पाठ 8। तो हम आज क्या करने वाले हैं, पाठ 8 से लेकर 15 तक का अभ्यास कार्य करने के लिए एक बार सभी पाठ की परिभाषा को दोहराएंगे, और पाठ की परिभाषा को दोहराएंगे प्लस उसके अंदर और ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ है वो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। हमें क्रैमिंग नहीं करना है कि हमने रट्टाफिकेशन किया और लिख दिया, नो, हमें समझना है कि क्या, ऐसा तो नहीं है कि आगे आगे याद किए जा रहे हैं, अगला काम किए जा रहे हैं, पीछे का भूल गए, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर ग्रामर बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, जितने पाठ होते हैं, लाइक इससे पहले हमारे हुए थे 7 तक, तो ये 1 से 7 तक का अभ्यास हमने किया था, और अब हम करेंगे 8 से 15 तक का अभ्यास। तो 8 से 15 तक तो बहुत सारे लेसन हो गए, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 से 15 सारे दोहरा देंगे आज ही, नहीं, आज हम 8 पाठ को दोहराएंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। सबसे पहले आपको देखना है परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया सबको पता है क्या होता है, काम का करना या होना, जो आपने काम किया अभी तक वो आपने किया, ठीक है, और वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या है, क्रिया है, राइट। तो क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं हम कि क्रिया विशेषण, वर्ब होती है क्रिया और एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। इंग्लिश में भी आपका चल रहा है ये सब कुछ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर हिंदी में समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो हम एक इंग्लिश का वर्ड उठा सकते हैं, तो इजीली याद आ जाएगा। ओके, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एक बहुत बड़ा शब्द लग रहा है कि क्रिया विशेषण क्या है, क्या है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है एडवर्ब। तो एडवर्ब में क्या होता है, किसी क्रिया की विशेषता को जो बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। बात से पता चल रहा है हमें, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता। तो ये थी हमारी क्रिया विशेषण की परिभाषा। सभी बच्चों को समझ आई होगी अच्छे से। और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से थे, समयवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें समय का पता चलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान के बारे में पता करने के लिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें रीति का पता चलता है कि कौन सा ढंग प्रयोग किया जा रहा है, कौन से तरीके से, रीति मतलब कौन सा ढंग या तरीका। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे हम किसी चीज का परिमाण लगाते हैं कि चीज कम है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण सबसे पहले क्या है, किसी क्रिया की या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, क्रिया विशेषण के
कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? समयवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? समयवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताता है कि जो काम है वो कितने समय के अंदर हुआ, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में या फिर 4 दिन में। तो ये क्या था? समयवाचक क्रिया विशेषण। समझ आया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो हमें स्थान के बारे में बताता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो हमें किसी चीज के बारे में, स्थान के बारे में बता रहा है, वो है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मेरी किताब यहाँ नहीं है, या फिर पिताजी अंदर आइए, पिताजी अंदर आए हैं। तो अंदर आना, कहाँ, किसे, कैसे, ये सब शब्द क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो हमें स्थान के बारे में बताते हैं। कहाँ से उठाई थी बुक? मेज के ऊपर से, तो वो क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जिसमें हमें काम को, क्रिया को करने का ढंग या तरीका पता चले, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे नीता अच्छा गाती है, तुम धीरे धीरे दौड़ते हो। तो धीरे धीरे क्या है? रीति है, ढंग है, उसको कार्य करने का ढंग है उसका, कि वो धीरे धीरे काम करती है बच्ची। ठीक है। वो बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? रीति है, ढंग है उसका। तो ये था हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसके अंदर हम किसी चीज की मात्रा का पता लगाते हैं कि चीज कम है, ज्यादा है, या फिर कितनी है। जैसे कि वह लड़की जरा आगे गई, जरा सा आगे गई। ठीक है। तो जरा क्या हुआ? जरा हुआ परिमाणवाचक। पंडित जी थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा क्या है? परिमाण है। 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 1 किलो सब्जी, 1-2 किलो चीनी, ये सब चीजें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो सभी बच्चों को समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक बार मैम लिख देते हैं आपके लिए कि क्रिया विशेषण क्या है। ये था हमारा पाठ 8 और हम क्या कर रहे हैं? इसकी दोहराई कर रहे हैं। ठीक है। दोहराई के अंदर सबसे पहले क्या था हमारा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है बताइए? अभी मैंने बताया यस, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिससे इजीली याद हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सबसे पहला है हमारा समयवाचक विशेषण। कौन सा है? समयवाचक विशेषण। समयवाचक विशेषण में क्या पता चलता है हमें? समय का। ठीक है, कि कितना समय हुआ, इस तरह से इसका पता चला हमें समय का, टाइम का। इसमें पता चला समयवाचक विशेषण में। अगला है हमारा नंबर 2 पर स्थानवाचक विशेषण। नंबर 2 है स्थानवाचक विशेषण। तो स्थानवाचक विशेषण क्या है? जिसके अंदर हमें जगह का पता चला कि कौन सा स्थान है। तो स्थान को और क्या बोलते हैं? प्लेस, है ना। हमें उसके प्लेस के बारे में पता चला कि वो बाग बगीचा है या नदी है या फिर क्या है, या फिर कोई टेबल है ना, या फिर चेयर है। इस तरह का पता लगाए वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक विशेषण। नंबर 3 है हमारा नंबर 1, नंबर 2
एंड नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 3 है रीतिवाचक। रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है, हमें काम को करने का तरीका या ढंग पता चलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी काम को करने की हमें पता चला कि इसको किस ढंग से किया जा रहा है, किस टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, वी कैन यूज टाइप। किस टाइप से किया जा रहा है या फिर किस ढंग से किया जा रहा है, कार्य को करने का ढंग या क्रिया कि किस तरह से हमने क्रिया की कि स्थान हमने रीति लाइक वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज क्या वर्ड है, उसका ढंग है, उसके चलने का ढंग है। मैं बोल रही हूँ तो मेरा बोलने का ढंग है, आपका बोलने का आपका ढंग है, सबके अलग अलग ढंग है। तो उस ढंग को क्या बोलते हैं, रीतिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होता है वो, रीतिवाचक विशेषण, जो हमें किसी कार्य करने का टाइम बताता है कि वो कौन से ढंग से कौन से तरीके से काम कर रहा है, वो रीतिवाचक विशेषण है। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है, किसी चीज की मात्रा के बारे में पता चलता है कि चीज 1 लीटर है या 2 लीटर है। क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, 2 किलो चीनी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमें परिमाणवाचक के अंदर परिमाण यानी कि उसकी मात्रा का, उसकी क्वांटिटी का पता चलता है। तो सबको क्लियर हो गया क्रिया विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं और सभी भेद के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। समयवाचक में समय हो गया, स्थानवाचक के अंदर स्थान की कौन सी जगह है, स्थान के बारे में हमें ज्ञान होता है। रीतिवाचक के अंदर हमें पता चलता है कि कार्य किस ढंग से किया जा रहा है, कार्य करने को क्या तरीका है। और परिमाणवाचक के अंदर हमें उसकी मात्रा का, उसकी क्वांटिटी का पता चलता है। ठीक है, क्रिया का समय, स्थान, रीति, परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिया विशेषण। तो लास्ट में क्या कहा, क्रिया विशेषण क्या है, किसी भी क्रिया का समय, स्थान, रीति, परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इजी है, समझ आ गया। तो इसी से संबंधित एक वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इस पाठ को, ताकि कोई भी गलती ना हो। शब्दों से विस्मय यानी आश्चर्य, शब्दों से विस्मय आदि बोधक अव्यय। बच्चों, विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द वे कहलाते हैं जिन शब्दों से विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, भय, संबोधन आदि का हमें पता चलता है। उन शब्दों को हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक अव्यय की परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, भय, संबोधन तथा अनुमोदन आदि का पता चलता है, उसे हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। तथा विस्मय आदि बोधक शब्द सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हाय मैं बर्बाद हो गया, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे फल वाले इधर आओ। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में हाय, वाह वाह, अरे इन शब्दों के द्वारा अनुमोदन, शोक या फिर कहें हर्ष आदि के भावों को प्रकट किया जा रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में देखते हैं, पहले वाक्य में कहा गया है हाय मैं बर्बाद हो गया। इस वाक्य में हाय शब्द के द्वारा हमें शोक का या फिर दुख के भाव का बोध हो रहा है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में वाह वाह इस शब्द के द्वारा हमें हर्ष का बोध हो रहा है, खुशी का बोध हो रहा है। वहीं तीसरे वाक्य में कहा गया है
अरे फल वाले इधर आओ। इस वाक्य में अरे शब्द के द्वारा फल वाले को संबोधित करने का या फिर कहें उसे पुकारने का हमें बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्द कहलाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं। वे अव्यय शब्द जिनके द्वारा हमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, संबोधन आदि के भावों का पता चलता है, उसे हम विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय के भेद। विस्मय आदि बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं, जैसे कि हर्षबोधक। हर्षबोधक के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनसे हमें खुशी के भाव का बोध होता है, जैसे कि आहा, वाह वाह, धन्य धन्य। तो इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा हमें हर्ष का या फिर कहें खुशी के भाव का बोध होता है। दूसरा भेद है शोक बोधक। शोक बोधक के अंतर्गत वे अव्यय शब्द आते हैं जिनके द्वारा हमें शोक या फिर कहें दुख के भाव का बोध होता है, जैसे कि हाय, बाप रे, बेचारा, हे राम, त्राही त्राही। तो इस प्रकार से इन अव्यय शब्दों के द्वारा हमें शोक का या फिर कहें दुख के भाव का बोध होता है। अगला भेद है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके द्वारा हमें आश्चर्य के भाव का बोध होता है, जैसे कि ओ हो, क्या, अरे, अहो, हे। इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा हमें आश्चर्य के भाव का बोध हो रहा है, अतः ये कहलाएंगे आश्चर्य बोधक विस्मय आदि बोधक शब्द। अगला भेद है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक के अंतर्गत शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, अच्छा, हाँ हाँ, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला भेद है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक विस्मय आदि बोधक शब्दों के अंतर्गत हमें तिरस्कार के भाव का बोध होता है या फिर हम कहें घृणा के भाव का बोध होता है, जैसे कि छी, हट, अरे, धिक, चुप। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक के अंतर्गत हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके अंतर्गत हमें किसी चीज के लिए स्वीकृति देने के भाव का बोध होता है। इसके अंतर्गत हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला भेद है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक जो अव्ययी विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अरे, रे, अजी, अहो, लो, जी, इन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने विस्मय आदि बोधक के 7 भेदों के विषय में जाना, जिसके अंतर्गत पहला भेद था हर्ष बोधक। उसके बाद हमने पढ़ा शोक बोधक, जिसके अंतर्गत शोक के भाव का बोध होता है, तथा इसके बाद हमने जाना आश्चर्य बोधक विस्मय आदि बोधक शब्दों के विषय में, जिसके अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे हमें आश्चर्य के भाव का बोध होता है। इसके बाद हमने पढ़ा अनुमोदन बोधक विश शब्दों के विषय में, जिसके अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें अनुमोदन किया जाता है, जैसे कि शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा तिरस्कार बोधक शब्दों के विषय में, जिसके अंतर्गत घृणा या किसी का तिरस्कार करने के भाव का बोध होता है। स्वीकार बोधक अव्यय शब्दों के अंतर्गत हमने ऐसे शब्दों के विषय में पढ़ा जिसके अंतर्गत हमें किसी चीज की स्वीकृति देने के भाव का बोध होता है। संबोधन बोधक अब विस्मय आदि बोधक शब्दों के अंतर्गत हमने ऐसे शब्दों के विषय में जाना जिसके अंतर्गत हम किसी को पुकारने या संबोधित करने के भाव का हमें बोध होता है, तथा हमने जाना कि विस्मय आदि बोधक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, संबोधन आदि के भाव का हमें बोध होता है, उसे हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। There are still people around who believe that NASA never went to the moon. There are no stars in any of the photographs that are taken on the moon. How much has NASA learned that they would never tell us? तो बच्चों, आपने वीडियो में देखा कि आपको क्रिया विशेषण
एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपको इसके आगे जो प्रकार दिए गए हैं उसको नजरअंदाज करना है। वो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको पता हो कि समयवाचक विशेषण, जैसे आपको पता है आपने टेंसेस में भी किया है, प्रेजेंट टेंस है ना, फ्यूचर टेंस, इसी तरह से इसके अंदर आता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसे इसके अंदर है कालवाचक विशेषण और भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, तो हमें समय के अंदर इन तीनों को ना याद करके या ध्यान ना देकर सिर्फ इन चारों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि वीडियो में बताया गया था कि समय के अंदर और कौन कौन से काल आते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो हमें वो नहीं करना है। वो सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है कि समयवाचक विशेषण के अंदर क्या क्या चीजें और आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपकी कक्षा के लिए इतना ही काफी है कि समयवाचक के अंदर समय का पता चलता है, स्थानवाचक के अंदर हमें स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अंदर जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया उन शब्दों को आप देख सकते हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं जो कि स्थानवाचक विशेषण के अंदर कार्य करते हैं। रीतिवाचक विशेषण के अंदर रीतियां, काम को करने के ढंग, इसके भी भेद बताए गए थे, लेकिन वो नहीं करने, आपको सिर्फ यही 4 करने हैं याद, जो कि आपकी बुक के अंदर, आपकी किताब के अंदर दिए गए हैं। तो इन चारों विशेषण को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिया विशेषण क्या है। तो एक बार दोबारा से 8 से 15 तक पाठ की PDF आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी, मैम दोबारा सेंड करेंगे आपको। तो जिन बच्चों का रह गया हो कोई भी काम या कुछ समझ नहीं आया हो, तो एक बार दोबारा से हम करने जा रहे हैं पाठ 8 से 15, और 8 से 15 का जो अभ्यास कार्य दिया गया है, इन सभी चैप्टर्स में से एक एक 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं ताकि आपको एक कंप्लीट लेसन अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए, प्लस आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए कि आपने ये पाठ, आई थिंक जितना आज समझ में आया है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप प्रॉपर इसी वे में करेंगे कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, उन भेदों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आप इजीली आंसर कर दोगे, राइट। सो इसी तरह से आप अपना कार्य करते रहिए, और जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं किया है या जिनका कुछ रह गया है, तो गूगल क्लासरूम में आपको सभी चैप्टर्स 8 से लेकर 15 तक सब मिल जाएंगे आपको गूगल क्लासरूम में, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप दोहराई करेंगे मैम के। ठीक है, ओके।